हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे अपने चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अपने लाइफ में हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज अपनी डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ आज के ब्लॉग में मैं अपने व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर आप लोगों के साथ मेरे प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पोस्टमार्टम से रिलेटेड अपने कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यह एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोविड-19 के चलते आज पूरे वर्ल्ड में हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। दूर ट्रैवलिंग करना फ़िलहाल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में जो एक्सपेक्टिंग मॉम्स है यानी कि प्रेग्नेंट है और अपने फैमिली से बहुत दूर कहीं बाहर देश में है, उन मॉम्स को मैं अपने एक्सपीरियंस के चलते अकेले अपने पार्टनर के साथ अपनी प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पोस्टमार्टम वे अच्छी तरह बिना डरे और बिना किसी हेल्प के मैनेज कर सके, इसे ही मोटिवेट करना है। आज सुबह स्मैन थोड़ा जल्दी उठ गया है, तो जस्ट उसे रेडी कर मैंने उसे उसकी मॉर्निंग मिल्क पीने के लिए दी थी और अब मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाते बनाते उससे कुछ प्री स्कूल की एक्टिविटी करवा रही हूँ। ये जहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है सर्कल कर लो। ग्रीन कलर से करना है। ग्रीन कलर से ग्रीन कलर को कर दो सर्कल। यस, सर्कल करो। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया है कि मेरी सेकेंड डिलीवरी के दौरान किसी पर्सनल वजह से इंडिया से अमेरिका मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आ पाया। तब उस समय मैंने और मेरे पति ने ही हमारे 2 साल के बच्चे आयांश और न्यूबॉर्न बेबी के साथ मेरी भी देखभाल अच्छी तरह की है। मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी के दौरान मुझे काफ़ी हद तक मॉर्निंग सिकनेस रही है। 7 to 8 वीक्स लगते ही मुझे मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो गई थी, जो कि थ्रू आउट मेरी पूरी प्रेगनेंसी तक चलती रही। शुरू के 4-5 महीनों में मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा रही है। देन 6 मंथ के बाद मैं खाने पीने के लिए थोड़ी कैपेबल हो गई थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस के लिए मुझे डॉक्टर्स ने जॉफ्रन ये मेडिसिन दी थी, जो मुझ पर ज़्यादा वर्क नहीं की। सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान ये बात मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बताई थी, तो उन्होंने मुझे इस बार मॉर्निंग सिकनेस के लिए डैक्लेजिस ये मेडिसिन रेकमेंड की। इससे मुझे काफ़ी हद तक आराम हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी अपने प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस, कॉन्स्टिपेशन या हार्ट बर्न या किसी भी तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि भले ही ये प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और प्रेगनेंसी के दौरान प्री नेटल मल्टीविटामिन्स और डिलीवरी के बाद पोस्ट नेटल मल्टीविटामिन्स ज़रूर ले, इससे आप और बच्चे दोनों भी हेल्दी रहेंगे। हमारे लिए ब्रेकफास्ट में आज मैंने ओट्स बनाए हैं। वैसे मेरे दोनों बच्चे ओट्स खाना इतना पसंद नहीं करते हैं, पर आज मैंने ओट्स खाने में इंटरेस्ट दिखाया है, तो उसे भी मैंने थोड़ा ओट्स खाने के लिए दिया है, जिसे वो पसंद से खा भी रहा था। बट आफ्टर फ्यू बाइट्स खाकर वो डन हो गया है, लेकिन वो और अच्छी तरह खा ले, इसलिए मैं भी उसके साथ ही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। जब भी कोई नया फूड मैं बच्चों को खिलाना चाहती हूँ, तब मैं हमेशा उनके साथ बैठकर उस फूड को काफ़ी इंजॉय कर खाती हूँ, इवन काफ़ी तारीफ़ भी करती हूँ, ताकि टेम्प्ट होकर बच्चे भी उस फूड को ट्राई करें। आयांश अभी तक सो रहा है, तो मैंने सोचा कि आज उसके लिए ब्रेकफास्ट में मैं जवा बना दूँ। उसे मीठे जवा खाना काफ़ी पसंद है। इसे बनाने के लिए 1 से 1.5 कप दूध में मैंने यहाँ 1/4 कप भुने हुए जवे डालकर जवे को धीमी आंच पे दूध में पकने के लिए रख दिया है। इसे बनने के लिए वैसे भी थोड़ा समय लगेगा, तो जब तक ये बन रहा है मैं ऊपर जाकर थोड़ा अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। मेरे पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मैंने कुछ बातों पर काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, कम तेल और मसाले वाले फूड खाना, मोस्टली मैं ब्लैंड फूड खाना ज़्यादा पसंद करती थी, जैसे कि दही चावल, फ्रूट्स, दूध, सलाद और सिंपल पराठे या ब्रेड खाना। प्रेगनेंसी के दौरान बैलेंस और डाइट फूड लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको भी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है और काफ़ी वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ होती है, तो सुबह उठते ही तुरंत कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। जैसे आप ब्रेड में पीनट बटर, चीज़ या जैम स्प्रेड कर खा सकते हो, या कोई फ्रूट ले लें, या कोई हेल्दी क्रैकर्स भी आप खा सकते हो। साथ ही पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहने से भी मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आप में से किसी ने मुझे लॉन्ड्री के लिक्विड के बारे में पूछा था। लॉन्ड्री के लिए मैं ये ऑल ब्रांड का डिटर्जेंट लिक्विड यूज़ करती हूँ, स्पेशली वाइट क्लोथ्स इससे काफ़ी अच्छी तरह क्लीन होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मैं चाय, कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीती थी। सबसे ज़रूरी शुगर जितना हो सके कम खाएं, वरना प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं।
जिसकी वजह से आपका वजन और बच्चे की साइज लास्ट के 3 महीनों में काफ़ी बढ़ सकती है। आपकी बॉडी में ड्यूरिंग लास्ट मंथ स्वेलिंग आ सकती है और बच्चे की साइज ज़्यादा होने से सी सेक्शन करना पड़ सकता है और कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बच्चे के प्री टर्म बर्थ होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए शुगर कम खाएं। ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो तो फ्रूट्स या खजूर खाया करें। साथ ही रोज़ वॉक पर जाया करें। जब तक मैं ऊपर के फ्लोर पर क्लीनिंग कर रही थी तब तक हमारे जवे भी कुक हो चुके हैं। अब बस ड्राई फ्रूट्स और 1 चम्मच शुगर मिलाकर हमारे मीठे जवे बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ मैंने दोनों बच्चों के लिए जवे निकाल लिए हैं। स्मैन तो वैसे नहीं खाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसने ओट्स खा लिया है, फिर भी मैंने उसके लिए भी निकाले हैं। अगर उसके मन में आए तो वो थोड़ा बहुत खा लेगा। Pee pee. Oh no. Rain, rain, go away, come again. Don't do it. We eat beer one. चल खा लो। Sleepy. No. Then eat yours. Ants, have a bite. बेबी गिराओ मत बेटा, वेरी I केयरफुल। got the bubble. Oh, baby got the bubble. अपने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में मैं अयांश को लेकर थोड़ा परेशान थी कि जब हम डिलीवरी के समय हॉस्पिटल जाएंगे तब अयांश को कहाँ रखें। यहाँ मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी के समय और बेबी होने के बाद भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। इवन उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं अयांश को 2-3 दिनों के लिए उनके यहाँ छोड़ दूँ। जब तक हम हॉस्पिटल में रहेंगे वे अयांश की टेक केयर कर लेंगे। लेकिन अयांश को कहीं भी छोड़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि एक दिन के लिए भी हमने पहले उसे कहीं नहीं छोड़ा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि अयांश के डैडी अयांश के साथ घर रहेंगे और मैं अकेले हॉस्पिटल में अपनी और बच्चे की टेक केयर कर लूँगी। पर इनके डैडी नहीं माने क्योंकि हॉस्पिटल में आपके साथ किसी एडल्ट का रहना बहुत ज़रूरी होता है। इस बारे में मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो उनसे मुझे पता चला कि यहाँ अमेरिका में आप अपने बच्चों को अपने साथ हॉस्पिटल में रख सकते हो। वैसे भी रूम प्राइवेट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस बच्चे की टेक केयर की जिम्मेदारी आप यानी कि माँ नहीं ले सकती है। बच्चे के साथ किसी एडल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये जानकर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम हॉस्पिटल में 3 दिन और 2 रात रहे और उस दौरान अयांश के डैडी ने अयांश की टेक केयर की है। अगर आपका भी यही कंसर्न है तो आप अपने हॉस्पिटल के रूल्स चेक करें। मोस्टली इन कंट्रीज़ में बच्चों को साथ में रखने की परमिशन होती है। बच्चों को एक्टिविटी में एंगेज कर मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच में आज मैं वेज बिरयानी बना रही हूँ, जिसे बनाने के लिए यहाँ मैंने तेल गर्म कर कुछ खड़े मसाले जैसे कि जावित्री, लौंग, इलायची और तेज पत्ते के साथ जीरा से तड़का लगा लिया है। इनके भून जाने के बाद मैंने यहाँ एक बड़े साइज के प्याज को लंबे आकार में बारीक कट कर तेल में अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। जब तक हमारे प्याज भूनकर लाल होंगे तब तक मैं अपने दूसरे मसाले बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ 1 कप में मैंने 2 से 3 चम्मच दही लिया है। अब इसमें 2 चम्मच बिरयानी मसाला या गरम मसाला डालें। आधी चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर डालकर मैंने इन मसालों को दही में अच्छी तरह मिला लिया है। प्याज के अच्छी तरह भून जाने पर आप तेल में दही डालकर मसालों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह भून लें। अगर आप चाहे तो इसी वक्त दही में अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर उन्हें भी मसालों के साथ भून सकते हो। 2 से 3 मिनट तक मसालों को धीमी आंच पर अच्छी तरह भूनने के बाद मसालों में 2 मीडियम साइज के टमाटर कट करके डालें और जब तक टमाटर अच्छी तरह भूनकर तेल छोड़ने लगे तब तक उन्हें भी मसालों में अच्छी तरह भूनें। साथ ही मैंने मसालों में स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं यहाँ मैंने सब्जियों को भी कट कर तैयार कर लिया है। वेज बिरयानी बनाने के लिए हमारे किचन में जितनी सब्जियां थी मैंने सारी थोड़ी क्वांटिटी में ले ली है।
मसालों के भून जाने पर मैंने सब्जियों को मसालों में डालकर भून लिया है और फिर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए मैं यहाँ सब्जियों को भी कुक कर रेडी कर लूँगी। साथ ही दूसरे चूल्हे पर एक बड़े बर्तन में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी उबलते समय उसमें थोड़ा नमक और 1 चम्मच तेल जरूर डालें। इससे बिरयानी के लिए चावल खिले खिले बनेंगे। जैसे ही पानी उबल जाए, पानी में अच्छी तरह धुले हुए चावल डालकर चावल को 10 से 15 मिनट तक मीडियम से तेज आंच पर उबलने दें। प्रेगनेंसी के दौरान जब मेरे 7 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, मैंने आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी थी। 7 to 9 मंथ के बीच मैंने हमारे लिए हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिया था, जिसमें मैंने हम सबके लिए कंफर्टेबल एक्स्ट्रा कपड़े और अयांश के लिए रेडी टू ड्रिंक मिल्क जैसे कि पीडियाश्योर मिल्क और स्नैक्स भी पैक कर लिए थे। आने वाले बच्चे के लिए शुरू के 3 महीनों के कपड़े, डायपर किट, ब्रेस्ट मिल्क पम्प, ब्लैंकेट, क्रिब भी क्लीन कर अच्छी तरह रेडी कर लिया था, ताकि हॉस्पिटल से घर आने के बाद मुझे कुछ ढूंढना न पड़े। न्यूबॉर्न बेबी के लिए मैंने साइज 1 के डायपर्स और 0 to 3 मंथ के कपड़े लिए थे, क्योंकि अयांश के टाइम पर अयांश ने न्यूबॉर्न साइज के कपड़े और डायपर मुश्किल से 2 दिन ही पहने होंगे, इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी साइज ही अपने साथ रखी थी। आप भी 7 to 8 मंथ तक हॉस्पिटल बैग रेडी करके रख ले और ज़रूरी सामान की लिस्ट भी तैयार कर ले, ताकि अगर इमरजेंसी में भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो आपका सारा सामान रेडी हो। वैसे मेरी दोनों भी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। अयांश के समय लेबर पेन कम हो इसलिए मैंने एपिड्यूरल ली थी, जो कि नीडल के थ्रू आपके लोअर कमर पे लगाई जाती है, जिससे कमर से लेकर आपके लेग्स नंब हो जाते हैं और आपको डिलीवरी के समय ज़्यादा दर्द नहीं फील होता है। लेकिन एपिड्यूरल लगाने के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी है। मुझे आज तक लोअर बैक में काफ़ी पेन होता है और मेरे लेग्स अभी भी काफ़ी रेस्टलेस फील करते हैं। पहले डिलीवरी के समय जो मुझे डॉक्टर्स ने डेट दी थी, हम उसी डेट पर हॉस्पिटल चले गए थे, जबकि तब तक मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था और ना ही मेरी वाटर ब्रेक हुई थी। मुझे हॉस्पिटल में पेटोसिन या ऑक्सीटोसिन देकर डायलेट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई। इससे आपको धीरे धीरे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं अराउंड 16 से 18 घंटे लेबर में रही हूँ और काफ़ी पेनफुल और वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। 10 से 15 मिनट के बाद हमारे चावल ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। आप चावल को निकाल कर पके हैं या नहीं चेक कर सकते हो। ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, वरना चावल गीले हो जाते हैं और बिरयानी खिले खिले नहीं बनते हैं। चावल के कुक हो जाने पर चावल को छानकर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। हमारी सब्जी भी बनकर रेडी है। अब एक बर्तन में सब्जी और चावल की लेयर लगाना शुरू करें। मेरी सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी कम है, क्योंकि किचन में जो भी सब्जियां थी वो सारी मैंने यूज़ कर ली है। आप चाहो तो सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा लें। लेयर लगाते समय मैंने 1 से 2 टीस्पून घी भी डाला है, जिससे सब्जियों में चावल अच्छी तरह मिल जाए। अब बस दोनों को अच्छी तरह हल्के हाथों से मिलाकर 4 से 5 मिनट के लिए बिरयानी को धीमी आंच पर ढककर दम लगा दे, या तो ऐसे ही हरे धनिया और प्याज से गार्निश कर बिरयानी रेडी कर लें। ये बिरयानी जितनी देखने में अच्छी लग रही है, उतना स्वाद खाने में भी है। बिरयानी को मैंने दही, सलाद और वाटरमेलन के साथ सर्व किया है। इवन मेरे दोनों बच्चों ने यह बिरयानी काफ़ी पसंद से और एंजॉय करके खाया है। लंच करने की थोड़ी देर बाद मैं अयांश को उसकी प्री स्कूल एक्टिविटी करा रही हूँ। इस बुक की लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, जो कि अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। मुझे अमेज़ॉन इंडिया पर एग्जैक्ट सेम बुक नहीं मिली है, पर सारे फीचर्स को मैच कर ऑलमोस्ट सेम बुक की लिंक मैं आपको मेरे फर्स्ट कमेंट में शेयर कर दूंगी। मेरे सेकेंड डिलीवरी के समय, यानी कि स्मैन के बर्थ के समय, मुझे लेबर पेन घर में ही शुरू हो गया था। जब क्रैम्प्स मोर फ्रिक्वेंटली हर 4 से 5 मिनट में आने लगे, तब हम हॉस्पिटल चले गए, जो कि लगभग घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है, और वहाँ हम सुबह 8 बजे तक पहुँच गए थे। मुझे ऑलरेडी दर्द स्टार्ट हो चुके थे, इसलिए मैंने डॉक्टर से इस बार भी एपिड्यूरल के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बेबी ऑलरेडी ऑन द वे है, एपिड्यूरल का कोई असर नहीं होगा, और मुझे लेबर रूम में ले गए। और हॉस्पिटल पहुंचने के 25 मिनट्स में, यानी कि मॉर्निंग के 8:25 पर स्मैन का बर्थ हो गया। सारा प्रोसेस बहुत ही जल्दी हुआ और एपिड्यूरल नहीं लेने की वजह से थोड़ी ही देर में मैं अच्छी तरह चलने में कैपेबल हो गई थी। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो एपिड्यूरल लेने या न लेने से मुझे दर्द में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा है, बल्कि ना लेने से रिकवरी काफ़ी जल्दी हो गई है
और नेचुरल तरह से लेबर पेन होने के बाद हॉस्पिटल जाने और एपिड्रल न लेने की वजह से, यानी कि पूरी तरह नेचुरल बर्थ की वजह से मेरी सेकंड डिलीवरी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। रिकवरी भी जल्दी हुई। दोनों बच्चे साथ में ही थे, इसलिए हॉस्पिटल में भी हमने साथ में काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। आगे किसी ब्लॉग में मैं अपने पोस्टपार्टम पीरियड और डाइट के बारे में भी शेयर करूँगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मुझसे कोई भी पर्सनल बात करनी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट अर्चना संजय गुप्ता को ज्वाइन कर मुझसे बात कर सकते हो, या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं जल्दी ही उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।